बारिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। ये राजनीति की शुरुआत, मुझे लगता है कि मेरी जो राजनीति की शुरुआत है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। आपकी पार्टी 29 की 29 सीटों पर नाकामयाब हुई। दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति आज किसान के नेता बने हुए हैं, कि देश के अंदर कृषि मंत्री बने हुए हैं, जिनके राज में किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारा। कुणाल चौधरी एक नौजवान जिस आवाज को सड़क से उठा के जनता ने सदन तक पहुंचाया। ऐसा कौन सा पल आपको अपनी जिंदगी में सबसे यादगार है? कंगना रनावत। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। नाइस, स्मार्ट आंसर्स। हेलो एवरीवन, मैं सदफ आज अपने पॉलिटिकल पॉडकास्ट के पहले शो में अपने गेस्ट कुणाल चौधरी जी का स्वागत करती हूं। तो मैं आपको बता दूं कि कुणाल चौधरी जी हमारा पॉलिटिकल पॉडकास्ट शो का पहला एपिसोड है और इस चैनल का नाम है स्पीकर बाय सदफ। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक युवा नेता अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करता है और कैसे वो राजनीति सड़कों से उठकर संसद तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कुणाल चौधरी का जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की शुरुआत, मुझे लगता है कि मेरी जो राजनीति की शुरुआत है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। वहाँ नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम, स्टूडेंट्स के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम। और जो पहली लड़ाई जो लड़ी थी और जिसमें सक्सेस अच्छे से पाई थी वो थी ग्रीन कार्ड पॉलिसी की। एक ग्रीन कार्ड पॉलिसी होती थी जिसमें नौजवानों को कहीं ना कहीं हमारी जो फीस थी उसके अंदर छूट मिला करती थी। सरकार बदली, उमा भारती जी आई, उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी और जब तक वो स्टूडेंट्स थे उन सभी लोगों को उसका बेनिफिट दिलवाया और लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए जब लोगों के खातों में पहुंचे तो एक लगा कि उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और फिर लगातार इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़ाई लड़ते हुए और इंजीनियरिंग कॉलेज से जैसे ही बाहर निकला एमटेक करने के बाद तो कई जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के बने थे। उनका एक बड़ा क्रेज हुआ करता था किसानों के नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में। और राहुल गांधी जी जब देश के उसको देखते थे और राहुल गांधी जी ने जब नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो, कि खुद भी नेता बनो, अपने नेता को भी चुनने का काम करो। और इस नारे के साथ जब शुरुआत हुई और धीरे धीरे राहुल जी इसके अंदर, पहले मुझे मौका मिला कि मैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम किया। फिर वहां से निकल के जब माननीय राहुल गांधी जी ने एक इलेक्शन सिस्टम लेके आए तो उसमें मैं प्रिविलेज जी की कमेटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी बना। फिर उसके बाद मैं खुद यूथ कांग्रेस का और मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना। और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे अध्यक्ष के बाद विधायक के रूप में, विधायक एक बार जीता, एक बार कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी पड़ गई। और उसके बाद फिर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में। तो एक जर्नी है छोटी सी, पर यही इसी जर्नी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के नौजवान को सड़क पर संघर्ष कराया। कई केसों के अंदर जेल, संघर्ष, हर तरह की चीजें करी, कई बार समस्याएं भी आई और उन समस्याओं से निकल के सदन के अंदर भी पहुंचे। सदन में भी लड़ाइयाँ लड़ी और सदन के बाद उसके बाहर भी आज लड़ाई लड़ रहे। तो एक सड़क के संघर्ष को सदन में पहुंचाने का काम जनता ने किया और कहीं ना कहीं उसके लिए जनता को धन्यवाद। ऐसा कौन सा पल आपको अपनी जिंदगी में सबसे यादगार है कि छात्र राजनीति करते हुए ये सबसे स्पेशल मोमेंट के तौर पे रहा हो? देखिए, हर पल का अपना एक महत्व होता है और जब राजनीति आप करते हैं तो कई छोटे छोटे मोमेंट्स बनते हैं। कई बार मोमेंट्स होते हैं, कई बार आप जैसे मैंने एक बार बाइक यात्रा छतरपुर टीकमगढ़ से लेके मंदसौर तक करी तो वो यादगार यात्रा। एक बार पूरी पद यात्रा 350-400 किलोमीटर की पड़ी, जिसके अंदर देखा कि कई बार लोग कम होते थे, ज़्यादा होते थे, कई बार फिर एकदम हौसला बढ़ाने लोग आते थे और अलग अलग संघर्ष। पहली बार 2013 में टिकट मांगा, नहीं मिला, दुख भी हुआ। फिर जब 18 में टिकट मिला तो बहुत खुशी हुई, जीत गए। फिर इस बार तो लगा कि अब इस बार जीत ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनौती आती रहती है, हर पल के एक अलग अपने महत्व। राजनीति में मुझे लगता है बहुत सारे पल होते हैं कि जिससे आप खुशी भी आती है और मेरे जैसे नौजवान को तो छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखता हूँ। तो मेरे लिए हर पल खुशियों का रहता है कि ऐसा कि बहुत एक ही पल की इतना स्पेशल है, एक ही पल इतना खराब है, इस तरह से नहीं होता। हर राजनीति में हर समय की अपनी मर्यादा है। जैसे आप बता रहे हैं छात्र संघ राजनीति से आप भी निकले हैं और हमारे प्रदेश में और देश स्तर में भी देखें तो कई नेता ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं और आज इस मकाम पर हैं। लेकिन वर्तमान में जो देखा जाए कि छात्र आंदोलन और छात्र संघ चुनाव
काफी लंबे समय से रुकावटों के बाद होते हैं। अभी 2017 में हुआ था प्रदेश में, और उसके बाद अभी तक कोई छात्र संघ चुनाव की खबर नहीं आई है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जो ये फेलियर है छात्र संघ चुनाव को करवाने का, उसमें वाकई जो डिजर्विंग इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या युवा राजनीति की जो शुरुआत कर सकते हैं, उनकी कमी आ रही है इस वजह से? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि राजस्थान बगल के राज्य में मैं देखता हूँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, जो छात्र नेता रहते हैं, कई इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, कई पार्टियों से भी जीतते हैं, और कई लोग सदन के अंदर आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से बहुत कोशिश करी नए नौजवानों को लाए, पर एक छात्र संघ से जो एक नैसर्गिक नेता निकल के आता है, जो लोगों की समस्याओं से, कॉलेज से, स्कूल से, उसके बाद निकल के आता है, और वो जो उसके अंदर नैसर्गिक क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं दब भी जाती है। और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो खुद छात्र संघ से निकल के आए, पर उन्होंने ही उस छात्र संघ को बंद कर दिया कि कहीं ना कहीं और नए नौजवान नहीं आए और जो सवाल उठाए, क्योंकि छात्र संघ से चुना हुआ नेता आएगा तो कॉलेज की समस्याएं, दिक्कतों को देख के आता है, सवाल उठा के आता है, और जब सदन के अंदर आएगा तो सवाल उठाएगा, बातें करेगा, जनता के हित की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको जो रोकने का एक बड़ी साजिश, मुझे लगता है कि ये बड़ी साजिश। आपकी नजर में राजनीति क्या है? राजनीति, अब इसे कैसे एक नजर के अंदर कह दूं कि राजनीति क्या है? राजनीति कई तरह के माध्यम, कई लोगों के लिए एक व्यक्ति का होता है कि एक व्यक्ति का स्वरूप कई लोगों के लिए अलग अलग होता है। एक व्यक्ति भाई भी होता है, एक व्यक्ति कई दूसरा वो भी होता है, हर व्यक्ति की एक अलग अलग चीजें होती है, और यही राजनीति का भी एक असूल है कि राजनीति का भी अपना एक अलग अलग कि कौन किस नजरिया से देखता है। कहावत है ना कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है? दिशा को बदलो किनारे बदले। तो ये नजर का फर्क रहता है कि कोई राजनीति को सेवा के भाव के रूप में देखता है, कहीं पावर क्रेजी के भाव के रूप में देखते हैं, कई लोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देखते हैं, कई लोग जिनके अंदर नैसर्गिक एक नेतृत्व की क्षमता होती है वो उसे नैसर्गिक नेतृत्व के रूप में देखता है। तो मुझे लगता है, मैं जो समझता हूँ, एक सेवा का भाव, नैसर्गिक नेतृत्व से लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का एक भाव, मुझे लगता है राजनीति। प्रदेश में जैसे कि हमने देखा कि हम आपकी पार्टी 29 की 29 सीटों पर नाकामयाब हुई, उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ नेशनल लेवल से लगी हुई है, लेकिन प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां चेंज हुई हैं, तो उस पे आपकी पार्टी किस तरीके से आगे जाने को तैयार है? देखिए, राजनीतिक स्थितियां क्या चेंज हुई? कोई चीज नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18-20 साल से वही भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार। हर बार हम किसानों की बात करते हैं, यहाँ किसान प्रताड़ित है, नौजवानों को हर बार लॉलीपॉप देके वोट तो भारतीय जनता पार्टी जरूर थोड़े बहुत ज्यादा ले लेती है, पर नौजवानों की हालत क्या है? बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है, जहां पे अच्छी शिक्षा चाहिए आप बाहर जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए आप बाहर जाइए। मध्य प्रदेश किसानों के लिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसी प्रदेश में होती है तो मध्य प्रदेश में किसान। वार्षिक आय हम देश के बराबर नहीं है, वार्षिक इनकम प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम देश से बहुत पीछे, प्रति व्यक्ति रोजगार के मामले में हम पीछे। हम काय में आ गए? क्राइम के अंदर। इंदौर और भोपाल देश के क्राइम कैपिटल बने हुए हैं, और जिस तरीके से क्राइम में हम आगे हैं, बलात्कार में हम आगे, महिलाओं पे एक्सटॉर्शन में हम आगे, तो जिस परिस्थितियों के साथ मध्य प्रदेश जिन चीजों में आगे होना चाहिए उनमें सब पे पिछड़ा, और जिन चीजों में पीछे होना चाहिए उनमें बहुत आगे। जैसे आपने अभी किसानों की बात कही और आपको भी किसान नेता कहा जाता है, वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान आए हैं, उनके कार्यकाल को लेते हुए आपको क्या लगता है कि क्या प्रदेश के किसानों की स्थिति में कोई बदलाव आएगा? कि दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति आज किसान के नेता बने हुए हैं, कि देश के अंदर कृषि मंत्री बने हुए हैं, जिनके राज में किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारा गया, जिनके राज में मध्य प्रदेश के किसान को बड़े बड़े सब्जी बाग तो देखने को मिले कि शेरपुरा में प्रधानमंत्री को बुला के 17 में कहते हैं कि मैं किसान की लागत आधी कर दूंगा और कीमतें दुगनी कर दूंगा, और लागत 3 गुना कर देते हैं और कीमतें आधी करने का काम कर देते हैं। यूरिया की बोरी जो 50 किलो की आती थी उसे 45-40 किलो का करने का कर दिया, पर उसके भाव कम करने का काम नहीं करा। यूरिया, DAP, जिनके राज में सबसे ज्यादा कालाबाजारी होती है, वो किसानों की नीति और नीयत क्या बनाएंगे? हाँ, ये जरूर है कि शिवराज जी
बड़े बड़े भाषण देने में, बड़ी बड़ी लब्बाजी करने में शिवराज जी का कोई तोड़ नहीं। पर मध्य प्रदेश और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति कृषि मंत्री के रूप में बैठे हैं जिनके राज्य में उस मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से भूनने का काम कर दिया, और जो खुद मुख्यमंत्री ने उपास की नोटंकी करके कहा था कि 6 महीने के अंदर जैन आयोग की रिपोर्ट आएगी। मैंने 10 बार पटल पे बात करी, पर 6 साल बाद तक भी आज तक वो जैन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई कि उन लोगों की हत्या क्यों करी और किस व्यक्ति ने करी और किस कारण से किसानों की जान गई, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि सीधी सीधी सरकारी तंत्र के द्वारा करी गई हत्या थी। वो टीकमगढ़ केस जिसमें किसानों के कपड़े उतार दिए गए, वो कई जगहों की स्थिति है जहां पे लाठी डंडों से किसानों को मारा गया। तो किसान की हालत खराब है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीर है, और कहीं ना कहीं ये पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में और आज देश के कृषि मंत्री के रूप में किसानों के साथ सिर्फ धोखा करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मैं सदन के भाषण सुन रहा था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इनकी सरकार ने माना इनके परिवार के ऊपर, सदन में जाके झूठ बोलते हैं। सदन में जाके इनके भाषण सुने, एक 18 साल का मुख्यमंत्री ये कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री PL 480 जो गेहूं लाए थे, सड़ा हुआ गेहूं खरीद कर। अरे पहले इस देश के जो कृषि मंत्री उसको ये नहीं मालूम है कि वो हमें जब स्थितियां थी कि अकाल पड़ा हुआ था तो वहां से ग्रांट मिली थी, कोई हमने खरीदा नहीं था कि हम खरीद के लाए थे। जिस परिस्थितियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को संभाला, जिस भुखमरी के दौर से इस देश को किसान का देश बनाया, इस देश के अंदर खाद्यान्न में हम सबको आत्मनिर्भर करने का काम करा, उन चीजों को भूला कि किन बातों को कर रहा है देश का कृषि मंत्री सदन में बैठ के झूठ बोल रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि अगर जिनको इतिहास नहीं मालूम कि ये देश जब आजाद हुआ था हालात क्या थी, किन परिस्थितियों के अंदर देश को आजाद कराया, किन परिस्थितियों के अंदर देश को बड़े बड़े मैंने इतनी नहरें बना दी, कर दी। नहरें आपने नहीं बनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बड़े बड़े डैम्स बनाने का काम किया, सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नंगल, बड़े बड़े डैमों को जो बनाने का काम किया, इसके माध्यम से कृषि की स्थिति जो सुधरी और अपने आप को सिर्फ पीठ थपथपाने का काम, मध्य प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात करा और कहीं ना कहीं झूठ बोलते और सदन के अंदर जो झूठ बोलते, मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति देश के कृषि मंत्री बने बैठे। राजनीतिक रूप में हम देखें तो पार्टियों में गुटबाजी चलती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इस गुटबाजी और इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, राजनीति में गुटबाजी नहीं कह सकते, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और लोकतंत्र में सभी विचारों का सम्मान है। कई बार कोई किसी बात से सहमत है, कोई किसी बात से सहमत है, तो दो लोग जब असहमत होंगे एक दूसरे की बात से तो उसे गुटबाजी कह लो या असहमति कह लो, दोनों चीजों में अंतर है और थोड़ा थोड़ा सबके पास वो रहता है। ये कोई बड़े, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वजह से पार्टी के या देश के अहम मुद्दे भटक जाते हैं? देखिए, देश के अहम मुद्दे भटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हालात क्या है? रोजगार जो मूल मुद्दा है, बेरोजगारी का देश हो चुका है, महंगाई जो बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार जो बड़ा मुद्दा है, रोज मूल मुद्दों को ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रोज इसके ऊपर बात उसके ऊपर करने का काम। अभी सदन के अंदर आप जिन बातों को सत्ता में आए हो उन बातों को पूरा करें और वो बातें पूरा करने की वजह से बातें भारतीय जनता पार्टी करते हैं। थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हुए आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी कि वर्तमान में आप युवाओं को लेके क्या बोलना चाहेंगे या फिर युवाओं से आपकी अपेक्षा क्या है राजनीतिक संदर्भ में? देखिए, मेरा सभी युवाओं से निवेदन है, कहा जाता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साथ को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। नौजवान पीढ़ी से मेरा आग्रह है कि मूल मुद्दों की राजनीति करना, ये घृणा और नफरत का वातावरण जो रोज भारतीय जनता पार्टी बनाती है, रोज नफरत के वातावरण को करती है, कभी हमें धार्मिक भाव पर भड़काने का काम करती है, कभी कट्टरता फैलाने का काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। और देश जिस परिस्थितियों से आजाद हुआ, और आप देख लेना पूरे देश के आसपास जितने देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर देश अस्थिरता की ओर है। हमारे देश के आजादी के रणकुबेरों ने हमें वो आजादी दी है, वो उन्नति दी है, वो तरक्की दी है। हम उस इतिहास को समझे, उस इतिहास से सबक ले और देश के मूल मुद्दों की राजनीति करें। आज देश के मुद्दे क्या हो सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, ये मुद्दे नहीं हो सकते। मुद्दा हो सकता है कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसान को फसलों के दाम कैसे मिले, लोगों को महंगाई कैसे कम
हो, इन मूल मुद्दों के ऊपर हम अपनी बात को रखें और मुद्दों की आधारित बात करें। धर्म आस्था और विश्वास हो सकता है, पर धर्म पे राजनीति करने वालों को आपको सबक सिखाना चाहिए और मूल मुद्दों पे राजनीति कैसे लाए, इसका काम इस देश के नौजवानों को करना होगा और मूल मुद्दों की बात नौजवानों को करना। मैं आपके सामने कुछ 4 नेताओं का नाम लूंगी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने कुछ शब्द में बताइएगा। कुणाल चौधरी। एक नौजवान जिस आवाज को सड़क से उठा के जनता ने सदन तक पहुंचाया। अमित शाह। तानाशाह। जीतू पटवारी। युवाओं के आइकॉन। प्रियंका गांधी। इस देश के वो विरासत जो मूल मुद्दों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। कंगना रनौत। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। नाइस, स्मार्ट आंसर्स। खैर, आपसे आज बातचीत करके और राजनीति को इतने करीब से और युवाओं की राजनीति को इतनी करीब से जानकर खुशी हुई हमें, और उम्मीद है कि आप सब ने भी जिसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसने ये जरूर ध्यान से सुना होगा कि आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। राजनीतिक करियर की बात हमने बाखूबी बहुत अच्छे से की, लेकिन चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, लेकिन राजनीति में आने के बाद प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करें, इस पर भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी, क्योंकि ये वो दौर होता है कि जिसमें आदमी या तो कैरियर से क्विट कर लेता है या फैमिली बढ़ाने से पीछे हट जाता है। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है। मेरी धर्मपत्नी मुझे बहुत साथ देती है, मेरा बेटा भी हमेशा, और मेरे मतलब 1 पे 11 हो जाते हैं, 2 मिलके हम जब 11 होते हैं, 1 2 नहीं होते, 1 और 11 होते हैं। जब हम चुनाव में भी कैंपेन करते हैं, जब चीज़ों को संभालने के घर पे अगर आपके व्यवस्थित है तो पूरा आप राजनीति भी कर सकते हैं। आपके कोई मेरे को इस चीज़ की चिंता नहीं, वहाँ क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, राजनीतिक रूप से भी, चाहे क्षेत्र की बात हो चाहे प्रचार की बात हो, तो हम सब, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई, इससे आपकी ताकत बढ़ती है ना कि ताकत घटती है। तो जिसको भी अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और वो राजनीति में आना चाहते हैं, चाहे वो देश के युवा हो या महिला या पुरुष, वो ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका जो हमसफर है वो आपकी सपनों को, आपके कैरियर को ना समझे। आप अगर ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आता है जो आपके पॉलिटिकल करियर में भी उतना ही सहयोग देता है जो जनरली टीचर्स और बैंकिंग के कैरियर में फैमिली का सपोर्ट दिखता है, तो आप जरूर आए और राजनीतिक रूप से देश को आगे ले जाने में हिस्सेदारी दें। और आज हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट का ये पहला शो था और जिसमें हमारे गेस्ट कुणाल भैया हैं, तो इनसे बातचीत कर हमने बहुत सारी चीजें जानी हैं, समझी हैं। अगले राजनीति के सफर को जानने के लिए और एक्सपीरियंस को जानने के लिए फिर से हम एक बार और मिलेंगे किसी और दूसरी नेता के साथ। तो बने रहिए स्पीकअप बाय सदफ पर, और आप भी हमारे चैनल को बोल दीजिए अपने फॉलोअर्स, फैंस और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, स्पीकअप बाय सदफ एक अच्छा चैनल चला है और कहीं ना कहीं नौजवानों के हक और अधिकार की बात हमारी छोटी बहन करने की कोशिश कर रही है, और सभी लोग मिलकर इनको सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं मूल मुद्दों की राजनीति जब तक ये करती रहे तब तक मूल मुद्दों के ऊपर इनका पूरी ताकत के साथ देने का काम करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत भैया हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए, और थैंक यू सो मच। बने रहे स्पीकअप बाय सदफ पर और अगली वीडियो का इंतजार करें।